और इन क्वेश्चन जैसे अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पे टीचर आपको ये पूछता है बच्चे, बड़ा फोकस करने वाली चीज है बच्चे, बहुत ही फोकस करने वाली चीज है बच्चा, अगर हम इसको समझ पाए तो। देखो जब हम दो चीजों को आपस में अलजेब्रा में ऐड करते हैं तो हम सिंपल मैग्नीट्यूड को ऐड करते हैं बच्चे। जैसे अगर मैं बोलूंगा 2+3 कितना होता है, तो बताओ 2+3 कितना होता है बच्चे, शाबाश बोलो 5 होता है। 5। लेकिन वेक्टर अलजेब्रा में क्या 2+3 5 होता है? आप बोलो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि पॉसिबिलिटी है। 2+3 5 कब होगा? जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना के बराबर होगा? शाबाश बोलो बच्चे, कितने के 0 बराबर? डिग्री, 90 डिग्री ना 0 डिग्री बच्चे, 0 डिग्री। मैक्सिमम रिजल्टेंट 0 डिग्री पे आता है, जिसमें आप दो वेक्टर्स को डायरेक्टली ऐड कर देते हो। और अगर कोई टीचर बोलता है इसका मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना 2 और 3 का, तो ये बच्चा आपके पास 1 है। और आपके 2+3 वेक्टर में 2+3 1 और बच्चा 5 के बीच में लाई करेंगे, 1 और 5 के बीच में लाई करेंगे, 1 और 5 के बीच में लाई करेंगे। आपको बच्चे मैं आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देता हूँ। जैसे आपने बोला कि 2 और 3 90 डिग्री पे, देखिए अगर मेरे पास दो वेक्टर्स आगे 2 और 3, तो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ बच्चे 2 इंटू बच्चे हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ 0, ये मैक्सिमम रिजल्टेंट देता है। एंड अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ 90। आप खुद ही कंपेयर कर लो ना बच्चे, कॉस 0 डिग्री बड़ा कि कॉस 90 डिग्री बड़ा? बच्चे आपके पास क्या चीज बड़ी होती है बच्चे, क्या चीज बड़ी होती है बच्चे? हमारे पास 0 डिग्री की वैल्यू बड़ी होती है, क्योंकि कॉस ऑफ 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। इस वजह से जब आप ऊपर वाले को सॉल्व करोगे, ऊपर वाले को, तो आपके पास 5 आएगा, करके देख सकते हो बच्चे यहाँ पर। 4 + 9 प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास यहाँ पर 12 आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा, यदि 5 आ जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा? 4 प्लस ऑफ आपके पास 9 अंडर रूट ऑफ 30। अंडर रूट ऑफ 9 3 होता है और अंडर रूट ऑफ 16 4 होता है। तो बच्चे ये हमारे पास यहाँ पर आपके लिए कितना आ जाएगा? 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 3.6। अब बताओ बच्चे 5 बड़ा कि 3.6 बड़ा? बच्चे 5 बड़ा। इसका मतलब दो वेक्टर्स 2 और 3, देखो टीचर ने तो बच्चे आपको आंसर देना, आपको इस चीज को फटाफट टिक कर लेना कि टीचर मुझे अगर बोलता है कि इफ, अगर बच्चे मेरे पास A2 है और B बच्चे आपके पास 3 है एंड बोथ आर स्केलर, बोथ आर स्केलर, यहाँ पर दोनों के दोनों स्केलर है, तो आपको रिजल्टेंट बताना है। रिजल्टेंट का मतलब आपने क्या बताना बच्चे? A + B बताना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। लेकिन बच्चे अगर टीचर बोलता है A is equal to 2 and B is equal to 3 and both are vectors, और ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या वेक्टर्स हैं, तो टीचर बोलता है इनका रिजल्टेंट क्या होगा? अब टीचर ने इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं दिया, टीचर ने इसके बीच का एंगल नहीं दिया, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि 2 और 3 को ऐड करके बताओ। अब कई बच्चे इसमें आंसर 5 लिख के आ जाएंगे, जबकि बात गलत है। यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स का, ए और बी वेक्टर्स का, क्योंकि टीचर बोल रहा है ये दोनों वेक्टर्स हैं बच्चे, आपके पास मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चे? शाबाश बोलो, मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 मिनिमम रिजल्टेंट किसके बराबर? 1 ये 1 के बराबर। तो आप बोलोगे कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बच्चे, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा या लेस देन और इक्वल टू 5 होगा। आप मुझे एंगल दे दो तो मैं बता दूंगा एग्जैक्टली कितना होगा, लेकिन अगर आप एंगल नहीं दे रहे हो तो मैं बता दूंगा 2 और 3 का रिजल्टेंट अगर दोनों वेक्टर है तो 5 और 1 के बीच में कहीं लाई करेगा, और 5 और 1 इंक्लूडेड होते हैं। 5 और 1 बच्चे हमारे पास क्या होते हैं? इंक्लूडेड होते हैं। चलो जरा यहाँ पर बच्चा हमारे पास इसको हम समझते हैं। Which of the following is not, which is not following, which is not the resultant of, यहाँ पर बच्चे में से कौन सी ऐसी चीज जो रिजल्टेंट नहीं है बच्चे? P बच्चे 11 यूनिट्स है P वेक्टर, एंड Q बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपके लिए आ जाते हैं 10 यूनिट्स।
इसमें से बताना कि कौन सा आपके पास पी और क्यू का रिजल्टेंट नहीं है बच्चे हमारे पास। ऑप्शन, आपके पास पहला बच्चा हमारे पास आ गया 18, नंबर 2 बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया 20, नंबर तीसरा बच्चा हमारे पास आ गया 0.8 और नंबर 4th बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया 31। बताओ इन चारों में से कौन से ऐसे रिजल्टेंट है जो कि P प्लस क्यू नहीं हो सकते? बताओ। अरे बेटा आपके जवाब का इंतजार है ना मुझे, बेटा। शाबाश, बोलो बच्चे, कोशिश करोगे तो बच्चे आंसर निकलेगा। P और Q, P 11 है और Q 10 है बच्चे। तो आपको यह बताना है कि इन चारों में से कौन से P प्लस क्यू हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। बेटा आप जितनी जल्दी आंसर दोगे आपका सिलेबस उतनी जल्दी आगे चलेगा, और जितनी जल्दी आगे चलेगा बच्चे आप उतनी जल्दी रिलीफ हो जाएगा। तो बताओ बच्चे, शाबाश, बोलो बेटा सोल्यूशन बोलो। बेटा बोलिए बच्चे, शाबाश। मेरी अगर आवाज ऑडिबल है बच्चे तो बोलना पड़ेगा बेटा। देखो आपके कहने पे मैं क्लास लगा रहा हूँ, जब भी टाइम मिल रहा है, कोई बड़प्पन वाली बात नहीं है बच्चे, क्योंकि ये लगानी भी चाहिए। और आपकी की भी तकलीफ है कि आप सुबह उठे, जब आपको इतनी तकलीफ हुई कि सुबह आप उठे तो कोई ना कोई तकलीफ, तो आंसर देने में क्या तकलीफ है बताओ बच्चे। अरे बताया तो सही है बच्चे, पीछे पीछे वाली एग्जाम्पल का सर बोलो। सर इनका जो मैक्सिमम रिजल्टेंट है वो 110 आ रहा है, तो हम कैसे बेटा करेंगे? 100, बेटा 110 कैसे आ रहा है मेरे बच्चे, बताओ जरा मुझे। ये सर 11 11, का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, क्योंकि कॉस तो वो 0 हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर मेरे बच्चे 121। मेरे बच्चे मेरे बच्चे क्या करते हैं, 11 का स्क्वायर प्लस ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास 2 इंटू 11 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ बच्चे हमारे पास 0, ये 1 होता है। तेरे को अंदर कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है बच्चे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नजर आ रहा है? यस सर। तो बता अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 प्लस ऑफ 10 का होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो बता क्या चीज आ जाएगी, शाबाश बोल। रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास यार? 21। तो 21। यार आप इतने लंबे मेथड से क्यों जा रहे हो? ये 11 है, ये 10 है, दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दो ना बच्चे। मैक्सिमम रिजल्टेंट के लिए डायरेक्ट ऐड कर दो, और मिनिमम फिर तो रिजल्टेंट। मैक्सिमम 20 होगा। मैक्सिमम 20 कैसे हुआ बच्चे आपका? 21 तो है ही नहीं। बट 20 21 के बीच लाई तो करता है ना बीच में। एक मिनट, पहले मिनिमम रिजल्टेंट बता दो बच्चे। मिनिमम रिजल्टेंट क्या है बच्चे इसका, शाबाश बताओ। मिनिमम रिजल्टेंट क्या है बच्चे हमारे पास, बोलो। मिनिमम 11। 0.8। बेटा बच्चे ये ऑप्शन में से चूज करना है आपको कि कौन कौन से पॉसिबल है, विच इज नॉट द रिजल्टेंट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो रिजल्टेंट नहीं हो सकता। जब आप पी और क्यू को ऐड करते हो मैक्सिमम सर रिजल्ट 31 नहीं हो सकता। 31 नहीं हो सकता। अभी रुक जाओ, मिनिमम रिजल्टेंट बच्चे 11 माइनस 10 1 हो सकता है, यानी कि जो भी इन दोनों के एडिशन होगी वो 21 और 1 के बीच में होगी बच्चे। 21 और 1 के बीच में होगी, जो भी इसका रिजल्टेंट होगा वो बड़ा या 1 के बराबर, और बच्चे आपके पास 21 से छोटा या 21 के बराबर होगा। इन दोनों नंबर्स के बीच के अंदर बच्चे रिजल्टेंट होना चाहिए। क्या 18 इसका रिजल्टेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हो क्या सकता 20 इसका रिजल्टेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या 0.8 इसका रिजल्टेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या 31 हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो कौन कौन से इसके रिजल्टेंट नहीं हो सकते? 0.8 और 31। बेटा मैक्सिमम के लिए डायरेक्ट ऐड कर दो, मिनिमम के लिए डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो भी रिजल्ट अब आप 18 किसी एंगल पे आएगा, वो एंगल आपको बताने की जरूरत ही नहीं है बेटा। क्यों बताओगे आप एंगल बच्चे, क्यों बताना आपको एंगल? टीचर आपसे क्या पूछ रहा है कि क्या ये किसी ना किसी कॉस थीटा के ऊपर 18 आ रहा होगा, 20 आ रहा होगा, लेकिन बच्चे इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना तो बच्चे 21 से बड़ा हो सकता है ना छोटा। देखो मैं आपको बताता हूँ टॉपर कैसे करते, टॉपर कैसे करते। टॉपर के सामने क्वेश्चन आता है, बोलते हैं पी वेक्टर है बच्चा हमारे पास 40 और क्यू वेक्टर है बच्चा हमारे पास 11, बोलते हैं इसका रिजल्टेंट क्या होगा, फाइंड रिजल्टेंट। अब आप इसका रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते बच्चे, बताओ क्यों नहीं निकाल सकते आप इसका रिजल्टेंट?
एंगल इज मिसिंग, द एंगल इज मिसिंग। दो वेक्टर्स को अगर आपने ऐड करना है तो दो तीन चीजें चाहिए बच्चे, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल। लेकिन टीचर ने तो आपको रिजल्टेंट दे दिया, बट बच्चे एंगल इज मिसिंग, तो आप क्या जवाब दोगे बच्चा इसका? आप चालाकी से क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना है बच्चे? शाबाश बोलो 51। मिनिमम कितना है बच्चे हमारे पास? शाबाश बोलो मिनिमम कितना है बच्चे? 29। ये बच्चे हमारे पास 29 है। तो क्योंकि अब रिजल्टेंट गिवन नहीं है तो आप चालाकी से बोलोगे क्योंकि एंगल इज मिसिंग देयरफॉर रिजल्टेंट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 29 और लेस देन और इक्वल टू बच्चे हमारे पास 51। टीचर अब आपको फिर पूछता है 1, क्या बच्चे इसका रिजल्टेंट आपके पास 32 हो सकता है? क्या इसका रिजल्टेंट 20 हो सकता है? क्या इसका रिजल्टेंट 55 हो सकता है? और क्या इसका रिजल्टेंट बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपके पास बच्चे 37 हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी बताओ क्या आंसर दोगे? क्या ये सर रिजल्ट 32 और 37 हो सकता है, 20 और 55 नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? काम खत्म बच्चे, बस इतनी सी बात है। ये एक तरीके की है। या फिर टीचर आपको यहाँ पर क्वेश्चन देगा, और कैसे क्वेश्चन देगा ये देखना बच्चा दोनों को। या फिर टीचर आपको क्वेश्चन देगा ऐसे कि इफ अगर बच्चे मेरे पास ए एंड बच्चे हमारे पास 3 आर 2 वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं बच्चे एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री 120 डिग्री। हाँ सोचते बोलो बच्चे। सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया एक्चुअली। अच्छा कोई बात नहीं। फाइंड द रिजल्टेंट बच्चे हमारे पास ऑफ द टू वेक्टर्स। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। ये बोले बच्चे। अब टीचर ने एंगल भी दे दिया, अब एंगल दे दिया तो आप स्पेसिफिक हो जाओगे। स्पेसिफिक, अब आपका आंसर बच्चे आप घूमोगे नहीं, आप कैन पे नहीं आओगे, आपके पास एंगल आ गया तो डेफिनेट आंसर भी आएगा। cos 150 कितना होता है जरा बताया कोई बच्चा मुझे? -√3/2। अब बच्चे देखो इसका आंसर आप कैसे दोगे? मेरे पास यहाँ पर एक वेक्टर आ गया बच्चे आपके पास 3a और दूसरा वेक्टर बच्चे मेरे पास a आ जाएगा, और इन दोनों के बीच का एंगल कितने के बराबर है? शाबाश बोलो 150 डिग्री। ऐसे ही बनेगा ना, ऑब्ट्यूज एंगल है। अब बच्चा आप यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, और बच्चा हमारे पास इस तरीके से ऐसे ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। ये बच्चे 3a वेक्टर है और a वेक्टर है। पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी, जब पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी है तो याद रखना ये वाली डॉटेड लाइन 3a के बराबर होनी चाहिए और ये वाली बच्चे आपके पास a के बराबर होनी चाहिए। इसमें बच्चे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तभी पैरेललोग्राम बच्चे हमारे पास यहाँ पर बनेगा बच्चे, तभी बच्चा हमारे पास पैरेललोग्राम बनेगा। अब बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा बच्चे आपके पास? शाबाश, ये इसका रिजल्टेंट। अब कौन बच्चा बताएगा रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? शाबाश, अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? शाबाश बोलो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab तो cos थीटा 2a into 3a, b की जगह 3 है और cos ऑफ 150 डिग्री, cos 150 माइनस √3/2, तो a स्क्वायर प्लस ऑफ 9a स्क्वायर प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास 6a स्क्वायर माइनस √3/2, ये कैंसिल होके 3 आ जाएगा। अच्छा क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 10a स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 3 अंडर रूट 3 इंटू a का स्क्वायर। बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ अंदर क्या रह जाएगा? 10 माइनस ऑफ 3 और √3 कितना होता है? 1.7, तो 3 इंटू 1.7, तो ये बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा? 21 और 2 बच्चे हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा? 5.1। तो 10 माइनस 5.1 a स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और बच्चे अंदर अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 5.1, तो बच्चे a इंटू 10 माइनस 5.1, तो कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास? 4.9 बच्चे। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। बस इतनी सी बात करनी है बच्चे, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं। टीचर या तो बच्चे डेफिनेट आंसर मांगेगा, आई एम सॉरी, या तो टीचर डेफिनेट आंसर मांगेगा या फिर बच्चे टीचर बोलेगा बताओ इसके क्या क्या आपके पास क्या हो सकते हैं रिजल्टेंट हो सकते हैं। शाबाश,
अब अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो, मेरा डाउट पूछना लाजमी है बच्चे, बिल्कुल लाजमी है। जी बोलो, शाबाश, बोल बेटा। सर आपने इससे एक्सक्यूज मी पहले सर। भी जी बच्चे, बोलो बोलो। सर जो वो क्वेश्चन था 11 और 10 जिसमें मैं गिवन था, तो अगर हम उसका 11 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करें तो आंसर नहीं आता, क्योंकि आंसर तब 221 आ रहा है। लेकिन जैसे आपने किया, जैसे होल स्क्वायर ले लिया, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ले लिया, तो वैसे आंसर आ गया। तो सर उसका क्या रीजन है? चलो देखते हैं आप अब क्या कहना चाह रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये था, अगर मेरे पास एक पी वेक्टर है 11 और दूसरा वेक्टर है कितना बच्चे आपने बोला, 10 बोला, 10। और मैंने आपको बोला कि इसका रिजल्टेंट क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता। टीचर ने एक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया, आपको बताना है कि पहली ऑप्शन यानी कि 18 क्या ये इनका रिजल्टेंट हो सकता है। दूसरा, टीचर ने आपको बोला कि क्या 20 इसका रिजल्टेंट हो सकता है। तीसरा, टीचर ने बोला हमारे पास कि क्या क्या आपके पास यहाँ पर 0.8 इसका रिजल्टेंट हो सकता है। और डी, क्या 31 इसका रिजल्टेंट हो सकता है। टीचर ने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग is not the resultant, not the resultant, not the resultant of आपके पास P वेक्टर एंड Q है। फिर समझो बच्चे, आपको बताना है कि ये जो P और ये Q है, विच ऑफ द फॉलोइंग A B C D में से कौन सा P और Q का बच्चे रिजल्टेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। ओके, अब आप अपने ऑब्जेक्शन रेज करें बच्चे, शाबाश। रिजल्टेंट बच्चे हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर प्लस ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू 11 इंटू 10 इंटू मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ क्या होता है, थीटा हो जाता है कॉस ऑफ थीटा, है ना बच्चे, हो यस जाता है सर। बच्चे। अच्छा, अब बताओ बच्चे कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हो, आपका आंसर कहाँ मैच नहीं कर। सर शाबाश। जब हम cos 90 लेंगे तो जो 2ab है वो 0 हो जाएगा। तो जो हम 11 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो वो √221 आ जाएगा। तो मतलब आपके आंसर से वो मैच नहीं होगा फिर। आप 90 क्यों कर रहे हो, मुझे एक बात बताओ। सर वो मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए जब हम करेंगे तो तब वो 0 हो जाएगा। मैक्सिमम कौन से एंगल पे आता है बच्चे हमारे पास। सर वो 0 डिग्री पर आता है, मिनिमम के लिए तो 90 हम लेंगे ना। नहीं बच्चे, आप गलत हो। 90 डिग्री नहीं होता, 180 डिग्री होता है। क्या होता है बच्चे आपके पास, 180 डिग्री। ठीक है बेटा, याद रखना, जब थीटा की वैल्यू आपके पास 0 डिग्री होती है, क्योंकि यस। कॉस ऑफ 0 डिग्री बच्चे हमारे पास क्या होता है, 1, ये आपको मैक्सिमम रिजल्टेंट देता है। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो कॉस ऑफ 90 कितना होता है मेरे बच्चे, बोल बेटा, 0। अब ये मिसकंसेप्शन है कि ये मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है, क्योंकि दो वेक्टर्स को आप कितने एंगल तक ऐड कर सकते हो बच्चे। पहला कॉन्सेप्ट, अपना कॉन्सेप्ट बनाओ मेरे बच्चे। पहला, दो वेक्टर्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से लेके थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तक ऐड हो सकते हैं, 90 डिग्री से आगे भी ऐड हो सकते हैं। जैसे भी पिछला क्वेश्चन किया, दो वेक्टर्स को कितने एंगल पे ऐड किया बच्चे, मैंने बताओ जरा, 150 डिग्री। तो मतलब 90 से ऊपर जा सकते हैं, जा सकते हैं बच्चे, हाँ है ना बेटा, जा सकते हैं ना बच्चे, क्योंकि यस सर। 150 बिल्कुल जा सकते हैं। अब बताओ कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या है बच्चे, -1। अब मैं अगर आपको 3 नंबर दूं, 1, 0 और -1, आप इसको कहीं ना कहीं बच्चे कहाँ पर कर रहे होंगे बच्चे, अपनी केमिस्ट्री के अंदर भी कर रहे होंगे। शेप जब आप निकाल रहे होंगे, डी ऑर्बिट की, एस ऑर्बिट की, पी ऑर्बिट की, एस की, पी की, डी की और एफ की निकाल रहे होंगे ना बच्चे, हाँ है ना, निकाल रहे हो। 5 वैल्यू आती है मैग्नेटिक की, अरे हाँ है ना, बोलो यार। सर केमिस्ट्री के अंदर डी ऑर्बिटल वगैरह की शेप शुप स्टार्ट होगी कि नहीं हुई अभी। सर हो गया वो। अब बच्चे जैसे डी ऑर्बिट के अंदर बच्चा हमारे पास क्या, अच्छा अब बताओ बच्चे एसपीडीएफ है क्या चीज, वो ऑर्बिटल्स है कि सबशेल्स हैं। सब शेल्स उसके अंदर ऑर्बिटल्स हैं। Shells। और फिर ऑर्बिटल्स क्या चीज हो जाती है बच्चे, हमारे पास ओरिएंटेशन हो जाती है। ठीक है, और डी ऑर्बिट के अंदर बच्चे जो शेप होती है
वो क्लोवर मतलब कि वही वहां पर भी तो आपके पास 5 नंबर आते हैं और वो 5 नंबर ओरिएंटेशन देते हैं। वैसे बच्चे यहाँ पर 3 नंबर है, तो बताओ बच्चे ये मैक्सिमम है 1 0 -1, आप किसको मैक्सिमम बोलोगे? डेफिनेटली 1 को, क्योंकि कॉस की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती और कॉस की वैल्यू -1 से छोटी भी नहीं हो सकती, ये -1। मेरी बात समझ क्लियर की? इस वजह से Yes, sir. इसका जो मैक्सिमम रिजल्टेंट है बच्चे वो सिंपल 11 + 10 आ जाएगा 21। ये दो वेक्टर्स जब भी ऐड होंगे तो इनका रिजल्टेंट 21 से ज्यादा नहीं हो सकता बच्चे, नहीं हो सकता। और अगर मिनिमम देखा जाए तो मिनिमम बच्चा हमारे पास क्या आएगा 11 - 10 और 1 से छोटा नहीं हो सकता। यानी कि जब ये वेक्टर्स ऐड होंगे किसी भी एंगल पे, जो एंगल होगा बच्चे वो 0 डिग्री से लेके बच्चे 180 के बीच में होगा, कोई भी एंगल ले लो आप। लेकिन जब भी आप कोई भी एंगल लोगे बच्चे तो इनका रिजल्टेंट 21 और 1 इन दोनों को इंक्लूड करके इनके अंदर जितनी वैल्यूज हैं उनके ऊपर बच्चे आपके पास आंसर आ सकता है एक पर्टिकुलर थीटा पे। अगर तो 90 डिग्री ले लेती है तो ये 0। अब बता बच्चे 11 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 121 और बच्चे ये 100। बता बच्चे हमारे पास कितना आ गया अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा बच्चे बोल 130 221. 130 221 सॉरी ये बच्चा हमारे पास 2 और यहाँ पर 2 और ये बच्चे हमारे पास है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई बच्चे अंडर रूट ऑफ मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे 221। अब मुझे यहाँ पर निकालना बच्चे अंडर रूट ऑफ मुझे यहाँ पर निकालना बच्चे अंडर रूट ऑफ किसका निकालना 221 का। तो जरा देख लेते हैं अंडर रूट ऑफ 221 तो ये अप्रोक्सीमेटली बच्चे पता है कितने के बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 14.8 के आसपास आ जाएगा 14.8 आ गया। अब बता बच्चे ये 14.8 90 डिग्री पे जब तू ऐड कर रही है क्या ये 21 और 1 के बीच में लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा बच्चे? बोल शाबाश। Yes, sir. कर रहा है. कर रहा है Yes, ना? sir. तो बिल्कुल करेगा। लेकिन टीचर मुझे 4 कोई भी नंबर दे रहा है, बोलो कि क्या ये 4 रिजल्टेंट इसके p+q के हो सकते हैं? 18 बिल्कुल होगा, 20 बिल्कुल होगा बच्चे हमारे पास, 0.8 नहीं हो सकता बच्चे और 31 ये भी नहीं हो सकता। तो ये कहानी है बच्चे, इसमें कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसका वैल्यू बच्चा हमारे पास आ जाता है। चलो अब बच्चे हम आगे की तरफ को चलते हैं और नई चीजों को समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। और हमारे पास बच्चा आज का नया टॉपिक है बच्चे आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स। ये बच्चा हमारे पास अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को कंपोनेंट्स बनाने नहीं आते। मैक्सिमम बच्चे हमारे पास बच्चे इसके कंपोनेंट्स नहीं बताते हैं बच्चे हमारे पास, और बच्चे यहाँ पर वो फंस जाते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को कई बार हम कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर भी बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स भी बोल देते हैं बच्चे, या इसको बच्चे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या स्प्लिटिंग ऑफ द वेक्टर्स भी बोल देते हैं। लेकिन है क्या बच्चे, जब आप किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हो, ये वेक्टर है बच्चे, अब बताओ ये वेक्टर ना तो एक्स एक्सिस पे है और ना ही बच्चे वाई एक्सिस पे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर स्प्लिटिंग, आप बच्चे स्प्लिट कर देते हो, स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल वेक्टर, स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल वेक्टर इनटू किसके अंदर बच्चे इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इसको 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर हम रिजॉल्व कर देते हैं बच्चे, स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं बच्चे। तो अंडरस्टैंड, ताकि बच्चे हम अंडरस्टैंड कर सकें बच्चे, तो अंडरस्टैंड इफेक्ट ऑफ दिस वेक्टर, इफेक्ट इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इफेक्ट of this vector along the perpendicular direction, along the two mutually perpendicular direction। देखो बच्चे मेरे पास यहाँ पर कोई एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि ना तो x एक्सिस पे होगा ना y एक्सिस पे।
टीचर अगर ये मुझे वेक्टर देता है ए, तो इसके कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं? नंबर वन, इस वेक्टर की टेल नजर आ रही है आपको? कहाँ पर है? इस वेक्टर की टेल नजर आ रही है बच्चा आपको? नजर आ Yes, रही है बच्चे? इस वेक्टर की टेल से एक का बच्चे हम कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ की तरफ, ये इसी वेक्टर का कंपोनेंट है। और क्योंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ है तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। और इसी तरीके से बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या है बच्चे? y की डायरेक्शन में बन जाएगा। आप हमेशा इसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही बच्चे काट दें, तो ये बच्चे कंपोनेंट्स बन जाए। यहाँ पर ax क्या है बच्चे आपके पास? शाबाश बोलो। कंपोनेंट ऑफ, बोलो बच्चे, कंपोनेंट ऑफ a अलोंग किसके बच्चे आपके पास? बताओ, x एक्सिस। x axis. और ay को आप क्या लिखोगे? शाबाश बोलो बच्चे। कंपोनेंट ऑफ a Component of A along A y. along y axis. ए अलोंग y एक्सिस, ए अलोंग बच्चे हमारे पास y एक्सिस। और इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल बच्चे हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है बच्चे? थीटा के बराबर। थीटा। मान लेते हैं थीटा कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर मान लेते हैं। फोकस करते जाना बच्चे, फोकस करते जाना। अगर मैं यहाँ से एक ट्राइंगल को ऐसे बच्चे बना लूं, मान लो कि मैं ऐसे बना लेता हूँ, एक बना लिया, ये रेक्टेंगल बन गया बच्चे आपके पास। मैंने जो ओरिजिनल वेक्टर है उसकी टिप से दोनों कंपोनेंट्स की टिप की तरफ बच्चे एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर दिया जो परपेंडिकुलर। अब बताओ बच्चे, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ नजर आ रहा है बच्चे आपके पास? बताओ, ये ए है, नीचे sir. बीच में ए एक्स है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो बताओ बेस किसके बराबर आ जाएगा बच्चे? बोलो, ए कॉस ऑफ थीटा। ऐसे कॉस थीटा किसके बराबर होता है बच्चे हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बच्चे आपके पास यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, ये बच्चा हमारे पास आ जाता है बेस अपॉन बच्चा हमारे पास हाइपोटेन्यूज कॉस ऑफ थीटा। बेस बच्चे किसके बराबर है? ए एक्स के बराबर है। और हाइपोटेन्यूज ओरिजिनल वेक्टर के बराबर है, इसलिए ए एक्स किसके बराबर आ जाएगा बच्चे हमारे पास? ए कॉस ऑफ थीटा। और सिमिलरली यहाँ पर बच्चे ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर जो होगा ए वाई, वो हमारे पास किसके बराबर है? ए साइन थीटा। A तो sin theta. ये लाइन ए साइन थीटा के बराबर है, तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा? ए साइन। बोल बच्चे, बोल बच्चे, शाबाश, बोल बेटा, बोल बेटा, बोल बच्चे, कोई डाउट है बेटा? No, sir. ये बच्चे हमारे पास इन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स बनाने बहुत बहुत इजी है। ये बच्चे चाय बनाने जितना इजी है, लेकिन अगर गलती ना करो तो देखिएगा। सबसे पहले अगर कोई बच्चा मुझे बोलता है कि सर आप जब वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाते हो तो किन किन चीजों का ध्यान रखते हो, मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ बच्चे कि ये वेक्टर की ओरिएंटेशन कहाँ पर है। जैसे ये वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाने, मुझे कोई टीचर बोल देता है इस वेक्टर के कंपोनेंट बनाने, फोकस करते चलो। जब मैं इस वेक्टर के कंपोनेंट बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ को जाएगा और दूसरा कंपोनेंट कहाँ की तरफ को जाएगा बच्चे? शाबाश बोलो, y एक्सिस। Y axis. तीसरा टीचर मुझे यहाँ पर एक एंगल देगा, ये एंगल बच्चे थीटा है और ये वेक्टर है मेरे पास। अब ये बच्चे हमारे पास जो इसका एक्स कंपोनेंट है वो किसके बराबर आ जाएगा? ए कॉस थीटा। और जो दूसरा कंपोनेंट है y की तरफ, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए वाई साइन थीटा। ए वाई किसके बराबर है बच्चे? ए साइन थीटा। मिसकॉन्सेप्शन, बच्चों के दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्शन बैठ जाती है और वो ये कि अब बेस पे हमेशा क्या आएगा या एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या आएगा? कॉस। गलत बात। कॉस बच्चे उस एक्सिस के साथ आएगा जिस एक्सिस के साथ वेक्टर एंगल बना, जिस एक्सिस के साथ वेक्टर क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है। अगर ये एंगल वाई एक्सिस के साथ बनता, दिस साइड, वो साइड बच्चा हमारे पास साइड अलोंग द एंगल, साइड अलोंग द एंगल, साइड अलोंग द एंगल और कंटेनिंग द एंगल, या फिर बच्चे जो एंगल कंटेन करती है और कंटेन द एंगल, जो एंगल को कंटेन करती है, एंगल को पकड़ने की कोशिश करती है बच्चे, the side along the angle और contain the angle। अगर बच्चा हमारे पास ऐसा होता है, अगर बच्चा हमारे पास ऐसा होता है, it gets, इसको बच्चा हमारे पास क्या मिल जाएगा?
इट गेट्स द कोसाइन कॉम्पोनेंट। कौन सा कॉम्पोनेंट मिलेगा बच्चा हमारे पास? कॉम्पोनेंट। लेकिन बाबूजी बड़े धीरे चलना, बड़े धोखे हैं इस राह में, बहुत धोखे हैं। पहला धोखा तो टीचर आपको ऐसे देगा, वो आपको जानबूझ के बच्चे एंगल कहीं और देगा और आप अपनी मस्ती के अंदर एक्स के साथ कॉस जोड़ दोगे। कॉस इसलिए आ रहा है बच्चे क्योंकि एंगल किसके साथ बन रहा है बच्चे आपके पास? एंगल कौन सी एक्सिस के साथ बन रहा है? एक्स एक्सिस के साथ। अगर ये एंगल वाई एक्सिस के साथ बनता तो y के पास cos आता और x के पास क्या आता? sin। बहरहाल आगे चलो, जैसे ये वेक्टर है मेरे पास a, लिखोगे कैसे? ax i कैप प्लस, अब प्लस क्यों है बच्चे, माइनस क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव y एक्सिस पे। अब इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वेक्टर का कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे ax है तो कितना आ जाएगा? a cos थीटा i कैप, और बच्चे हमारे पास ay, तो आपके पास क्या आ जाएगा? a sin थीटा आपके पास जी। तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? a sin थीटा। बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे? ये j कैप आ जाएगा बच्चा हमारे पास। और बच्चा हमारे पास याद रखना, ये जो रेजोल्यूशन होती है एक सर्टेन एंगल पे आती है, तो ये यूनिक होते हैं बच्चे। ये कंपोनेंट जो भी आप बनाते हो ये बच्चे बहुत ही यूनिक कंपोनेंट्स बच्चे हमारे पास हो जाते हैं। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर बहुत ही यूनिक कंपोनेंट हो जाते हैं। एक और चीज, यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ऑफ थीटा निकालने को बोलूं तो किसके बराबर आ जाएगा? शाबाश बोलो। ये टेंजेंट ऑफ थीटा आ जाएगा बच्चे हमारे पास ऊपर a sin थीटा, नीचे a cos थीटा। तो y का कंपोनेंट ऊपर और x का कंपोनेंट बच्चे नीचे। ये आपको एंगल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा। टीचर अब बहुत तरीकों से आपका दिमाग खाएगा, बहुत तरीकों से। वेक्टर देके कंपोनेंट पूछेगा, कंपोनेंट देके एंगल पूछेगा। अगर वो कंपोनेंट देता है तो एंगल ऐसे आता है, टेंजेंट थीटा, ऊपर y का कंपोनेंट, नीचे x का कंपोनेंट। या फिर एक और चीज, इस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? तो बच्चा बता सकते हैं इस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। ये x का कंपोनेंट है, ये y का कंपोनेंट है। जल्दी बोलो किसके बराबर है बच्चे? ax का स्क्वायर प्लस ऑफ a y का स्क्वायर। ax का स्क्वायर प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? a y का बच्चा हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। ax का स्क्वायर और बच्चा हमारे पास a y का स्क्वायर। बड़ा आसान है, बहुत आसान। अब चलो यहाँ पर आता है। टीचर ने बच्चे मुझे यहाँ पर b वेक्टर दे दिया, ये मुझे बी वेक्टर दे और टीचर बोलता है कि इसको रिजॉल्व करके बताओ। तो बताओ, इसके टेल से बच्चे कंपोनेंट बनते हैं और हेड की तरफ जाते हैं। एक एक्स एक्सिस की तरफ को जाएगा, एक वाई एक्सिस की तरफ। सपोज कि टीचर ने मुझे एंगल इसके साथ दिया, इसके साथ वाई एक्सिस के साथ, ये बीटा है। ये कंपोनेंट्स टीचर तुम्हें नहीं बना कर देगा, टीचर सिर्फ एक वेक्टर देगा और ज्यादा से ज्यादा एक एंगल देगा किसी भी एक्स या वाई एक्सिस के साथ। अब बच्चे जल्दी मुझे बता दो, यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर ये बी है तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? बी वाई का कंपोनेंट क्या आ जाएगा? शाबाश बोलो बच्चे। b cos थीटा। b cos theta। बी कॉस बीटा आ जाएगा क्योंकि एंगल बीटा। और एक्स का कंपोनेंट बच्चे अब मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा? b sin थीटा। b sin beta। अब एक बात है बच्चे, जब मैं इसको लिखने लगूंगा तो क्या दोनों कंपोनेंट्स में पॉजिटिव लूंगा कि नेगेटिव लूंगा? नेगेटिव। बस नेगेटिव। बस बच्चे, बस हरिद्वार नहा लिया बेटा। मतलब कि आप जो है इसको बोलते हैं कुंभ स्नान करना। कुंभ स्नान करने का मतलब है कि मतलब अब आप बिल्कुल एक जिसको बोल सकते हैं आपकी तपस्या, क्योंकि कुंभ नहाने का मतलब होता है बहुत बड़ी तपस्या करने के बाद कुंभ नहाने जाते हैं, तो आपकी तपस्या सफल हुई और मतलब कि अब आप काफी हद तक बच्चे इसको हैंडल कर पाए। तो बेटा पहली बात बच्चे, जो बच्चे प्लस 2, देखो मेरे पास वो बच्चे भी हैं जो नीट का पेपर देने जाते हैं। दिन में बच्चे मेरे पास 2 या 3 कॉल्स आ जाते हैं कि बच्चा नीट का पेपर है सर, आप पढ़ा दीजिए, सर आप ये कर दीजिए। ठीक है, तो बात बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है, जब मैं उनको पढ़ाना शुरू करता हूँ ना, इरा तो मानेगी नहीं बच्चे, उनको कॉम्पोनेंट्स बनाना नहीं आता, जबकि वो 1 साल ड्रॉप भी कर जाते हैं, उनको कॉम्पोनेंट्स नहीं बनाना आता बच्चे। और जब कॉम्पोनेंट्स बनाना नहीं आता कोमल, तो वो फंस जाते हैं बच्चे। अब वो क्या करें? अगर उनसे बात की जाए, सर वो भूल गए, सर तब ऐसा था तब वैसा था,
मेरी बात समझ गए। और दूसरी बात बच्चे, इजी सब्जेक्ट की तरफ नहीं जाना मेरे बच्चे, इजी सब्जेक्ट आपको खींचेगा और इजी करने से बच्चे आपका लेवल राइज नहीं होगा, याद रखना। अब बताओ बच्चे, हमारे पास बी का कंपोनेंट किसके, मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? बी एक्स का स्क्वायर bx square plus by का square। अब बच्चे आप इसको लिखोगे कैसे? चलो वो तो मैं भूल गया, मैं लिख देता हूँ। माइनस और बी एक्स है, माइनस ऑफ बी साइन ऑफ बीटा आई का, मतलब इसका एक कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, माइनस ऑफ बीटा कॉस ऑफ माइनस बी, माइनस ऑफ बी, माइनस ऑफ बी, माइनस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ बीटा, और ये बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा? जी। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी? बच्चे हमारे पास ये जी कैप आ जाएगी। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई? बच्चे आपके पास जी कैप आ गई। अब इसका एंगल निकालना बच्चे, अब एंगल किसके साथ निकालना है? एक्स एक्सिस के साथ। बताओ क्या तरीका? अब ये एंगल निकालना, तो अब यहाँ पर एंगल कौन सी एक्सिस के साथ बन रहा है बच्चे? बताओ शाबाश। एंगल कौन सी? y एक्सिस। y axis। बेटा देखो, जिसके साथ यहाँ पर एंगल किसके साथ बन रहा था? एक्स एक्सिस के साथ। x axis। यहाँ पर वाई एक्सिस के साथ। फोकस करो, जब एक्स एक्सिस के साथ एंगल था तो टेंजेंट ऑफ थीटा, एक्स का कंपोनेंट नीचे आया, वाई का कंपोनेंट ऊपर आया, क्योंकि एंगल थीटा किसके साथ बन रहा है बच्चे? एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। और यहाँ पर एंगल थीटा वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, इसलिए वाई का कंपोनेंट नीचे आएगा और एक्स का ऊपर आ जाएगा। और आपको यहाँ पर नेगेटिव साइन इग्नोर करना है, यहाँ पर नेगेटिव साइन इग्नोर करना है। ये बात बच्चा अगर आप समझ गए, ये टॉपर बच्चा इस बात को बड़े जल्दी अपने दिमाग में बैठाता है कि एंगल कैसे निकालना कंपोनेंट्स का किसी भी एक्सिस के साथ। जिस एक्सिस के साथ निकालना बच्चे, उस एक्सिस को आपने नीचे रख लेना, उसके कंपोनेंट को डिनोमिनेटर में रखना है, दूसरे को न्यूमरेटर में रखना है, और इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ बीटा। और जो एंगल आएगा वो डिनोमिनेटर वाली साइड के साथ, डिनोमिनेटर वाली एक्सिस के साथ बनेगा। जैसे यहाँ पर एंगल बच्चे वाई एक्सिस के साथ बनना है, तो बी वाई नीचे आ गया और बी एक्स ऊपर आ गया। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। कैसे? मेरे पास बच्चे यहाँ पर इस तरीके से आपके पास क्या, टीचर बोलता है अब कंपोनेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? सपोज कि किसी बॉलर ने बॉल की और बैट्समैन ने छक्का मारा, ये जो वेक्टर है बच्चे, ये बॉल की वेलोसिटी है, ऐसे छक्का जाता है ना। ये बच्चा हमारा ग्राउंड है और सिक्स कैसे जाता है बच्चे? ऐसे हवा में जाता है ना बच्चे ऊपर। ये बैट्समैन ने मारा तो ये ऊपर गया। बैट्समैन ने जब बच्चे इस बॉल को हिट किया तो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे, और बच्चा हमारे पास ये जो वेलोसिटी है, ये बच्चा हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड से इसने ऊपर हिट किया। अब बताओ इसके कितने कंपोनेंट्स बन जाएंगे? बताओ शाबाश। ये कंपोनेंट यहाँ बन जाए। अब आज के मैं आपको एक बात बताऊं, टीचर कभी भी, यहाँ पर तो मैं आपको बोल रहा हूँ कंपोनेंट्स बनाने हैं, जब आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जाओगे वहां पर टीचर आपको कभी नहीं बोलेगा कंपोनेंट्स बनाओ। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि इस वेक्टर के कंपोनेंट्स मुझे बनाने पड़ेंगे, नहीं तो एक सिचुएशन हम डील नहीं कर पाएंगे। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये बच्चा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। बताओ कितना आ जाएगा? 10 cos of 30 डिग्री। बच्चा बोलता है इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से होगा क्या? ये स्टेडियम है बच्चा हमारे पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से बच्चे ये बॉल जो है ये क्रॉस करेगी बच्चे हमारे पास बाउंड्री, ये क्रॉस करेगी बच्चे हमारे पास बाउंड्री पे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से जो बाउंड्री है बच्चे हमारे पास 6 की, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इसको बाउंड्री के पार लेके जाएगा। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेगा बच्चे? जरा बताओ मुझे, कोई बच्चा बता सकता है? इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेगा? 10 साइन ऑफ 30 डिग्री। शाबाश। ये 10 साइन ऑफ 30 डिग्री ये कंपोनेंट क्या करेगा बच्चे? ये कंपोनेंट किसकी तरफ है? ये कंपोनेंट अलोंग ग्राउंड है बच्चे। और दूसरा कंपोनेंट कहाँ की तरफ का बच्चे? शाबाश बोलो, वेलोसिटी का बोलो बच्चे। अपवर्ड। अपवर्ड या फिर बच्चे एयर के अंदर। और अपवर्ड है बच्चे, तो तेरी बात बच्चे 101% करेक्ट है। इस कंपोनेंट की वजह से ये बॉल कहां पर मोशन करेगी बच्चे? अपवर्ड, हवा में ऊपर की तरफ हो जाएगी। हवाई जहाज कभी बच्चे आपने टेक ऑफ होता हुआ देखा है बच्चे?
आपका हवाई जहाज जब आप टेक ऑफ करते हो तो वो कैसे जाता है, ऐसे ही जाता है। आप किसी बॉल को फेंकते हो तो आप हवा में ऐसे फेंकते हो। पानी की जो बच्चे जेट होती है, आप उसको एक एंगल पे रखो तो वो पानी आगे भी जाता है, ऊपर जाकर नीचे भी आता है, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाता है। लेकिन ये कंपोनेंट इसको हवा में जाने में हेल्प करेगा और ये कंपोनेंट इसको आगे जाने में हेल्प करेगा। इस कंपोनेंट की वजह से आप बाउंड्री क्रॉस करोगे और इस कंपोनेंट की वजह से आप हवा में रहते हुए बाउंड्री को क्रॉस करोगे। लग गया पता बच्चे? लग गया पता बच्चे आपको? Yes, बोलो sir. बच्चे, इसका Yes, sir. एक्स कंपोनेंट किसके बराबर होगा? शाबाश बोलो। ये 10 cos of 30, तो 10 10 cos 10 root 3 by 2, 5√3. 5 root 3। और इसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चे? शाबाश बोलो। 5. ये बच्चा 5. बिल्कुल 5। इसको लिखोगे कैसे? इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो है 5√3 i कैप प्लस ऑफ 5, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? जी कैप, क्योंकि ये y एक्सिस की तरफ। इतनी आसान चीज बच्चे हमने करनी है और हमारे सारे क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे बच्चे। हमारे पास यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे। कैसे? अब बच्चे मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ, देखिएगा। आप सबने बच्चे स्कूल के अंदर स्लाइड के ऊपर, जिसको बच्चे हम तो छोटी, हम इसको फिसल पट्टी बोलते थे, आजकल के बच्चे जो है अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्लाइडर। यहाँ पर बच्चे ये ट्राइंगल की शेप में होता है, बहुत कम फ्रिक्शन होती है और जो पर्सन होता है यहाँ पर बैठ के नीचे पहुंच जाता है। देखा कभी स्लाइडर बच्चे आपने? देखा बच्चे? Yes, sir. ये स्लाइडर Sir. हाँ बोल बच्चे, ये एंगल थीटा। अब आप नीचे क्यों गिरते हो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर आप बैठे हुए हो, आपका वेट कहाँ पर लगता है? mg। आपका वेट लगता है बच्चा आपकी बॉडी के सेंटर से जमीन की तरफ। ग्रेविटी आप पे फोर्स लगाती है mg, यह mg की फोर्स आपको लगती है ग्राउंड की तरफ। अब बताओ बच्चे, क्या मैं इसके दो कंपोनेंट्स बना सकता हूँ? कंपोनेंट्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। अब बच्चे, क्या मैं यहाँ पर इसके अपने हिसाब से कंपोनेंट बना सकता हूँ? बच्चा बोलेगा क्यों? क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये कहाँ की तरफ को जाने की टेंडेंसी रखता है बच्चे? बताओ, यहाँ की तरफ। ये अलोंग दी बच्चे इंक्लाइंड जाएगा, हाँ या ना बच्चे? ये अलोंग Yes, sir. इंक्लाइंड जाएगा, हाँ या ना Yes, बच्चे? sir. अब आपका वेट तो नीचे लग रहा है, तो कौन सी ऐसी फोर्स है जो आपको नीचे लेके जा रही है? तो इसके बाद कंपोनेंट बनाता हूँ। ये वेक्टर की टेल है, ये कंपोनेंट यहाँ पर बन गया और एक कंपोनेंट बच्चे हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर होते हैं। ये कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर होते हैं। अब बच्चे बता, यहाँ पर एंगल थीटा, मैंने ये दो लाइंस बना दी, बताओ एंगल थीटा कहाँ पर आएगा? बताओ कहाँ पर आएगा? उसके बाद आपको सारी चीज समझ में आएगी। पता है कहाँ दोनों पर के आएगा? बीच में आएगा. किसके साथ आएगा? यहाँ पर आएगा बच्चे या फिर यहाँ पर आएगा? यानी कि अलोंग इंक्लाइंड प्लेन आएगा या परपेंडिकुलर वाले इंक्लाइंड प्लेन के साथ एंगल थीटा आएगा? Along inclined plane. Along inclined plane. तो चेक कर लेते हैं। ये बच्चे मैं यहाँ पर बच्चे यहाँ पर कर दी, ये एंगल कितने के बराबर है? शाबाश बोलो। 90। 90. अगर ये 90. 90 और ये थीटा, तो ये एंगल कितने के बराबर है? शाबाश बोलो। 90. तो अलोंग 90 90 minus माइनस theta. थीटा बेटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। नहीं लगा पता बच्चे 90 माइनस थीटा कैसे है? Sir, minus theta कैसे? बोलो बोलो, शाबाश, हाँ बोलो बेटा। लगा पता, हाँ या ना बच्चे? Sir, minus theta कैसा है? ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितने के बराबर होता है बच्चे? शाबाश बोलो। 180. 180. तो थीटा ये 90 डिग्री है, ये थीटा बच्चा हमारे पास, इसको तुम x मान लो, तो प्लस ऑफ x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बता x किसके बराबर आ जाएगा? 180 माइनस ऑफ 90 माइनस ऑफ 90 minus theta क्या आ ये लगा जाएगा? पता बच्चा अभी भी? सर लग गया, अभी ट्राइंगल को करके ट्राइंगल की प्रॉपर्टी करके निकाल दी. बिल्कुल, छोटी क्लासेस की मैथ्स है, लेकिन बच्चे फॉर्मली इसके ऊपर चलना। अब इन दोनों लाइंस के बीच का भी एंगल टोटल कितने के बराबर है? 90 के बराबर है। इन दोनों का सम भी कितने के बराबर है? 90 के बराबर, तो ये परपेंडिकुलर है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो बताओ दूसरा एंगल कितने के बराबर है? अगर बच्चे मेरे पास दो एंगल्स का सम कितने के बराबर है? 90 डिग्री के बराबर। अगर एक का एंगल 90 माइनस थीटा है तो दूसरा एंगल कितने के बराबर होगा? शाबाश बताओ बच्चे। ये 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पर थीटा एंगल है।
लग गया पता बच्चे एंगल थीटा कहाँ पर आएगा बेटा? लग गया पता बच्चे? यस सर। ओके। जिस साइड के साथ एंगल आता है उसके साथ mg का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? शाबाश बोलो बच्चे, बोलो। cos थीटा। cos थीटा। cos थीटा। तो mg यहाँ पर आ गया cos थीटा। और जो बच्चे आपके पास अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? शाबाश मेरे बच्चे, sin थीटा। अब बताओ बच्चे क्या आपको कौन सा कंपोनेंट आपको बच्चे इंक्लाइंड प्लेन पे आगे चलने में हेल्प करता है? mg sin थीटा। आप mg sin थीटा की वजह से बच्चे इंक्लाइंड प्लेन आपको नीचे खींच लेता है, आपको वो नीचे की तरफ को खींचता है। और आप बच्चे इस बात को एंजॉय करते हो कि इंक्लाइंड प्लेन आपको तेजी से चला रहा है, आप ग्रेविटी को एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट एंगल होने की वजह से mg sin थीटा की वजह से बच्चे ग्रेविटी का असर थोड़ा कम हो जाता है, तो आप धीरे धीरे नीचे की तरफ को आते जाते हैं। आगे बात समझ में बच्चे? आगे बात समझ में बच्चे? हाँ है ना बेटा? यस आगे सर। बात चलो। यस सर। अब बच्चा हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है, क्या हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन इसी तरीके से बच्चे देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या। मेरे पास टीचर बोलता है कि ये ए का ए वेक्टर है बच्चे आपके पास, और इसका मैग्नीट्यूड आपके पास 8 के बराबर है। इसका ए का एक्स का कंपोनेंट है बच्चा हमारे पास जो कि 4 के बराबर है। आपको बताना है कि इसका वाई का कंपोनेंट क्या होगा। इसी वेक्टर का x का कंपोनेंट 4 है और y का कंपोनेंट क्या होगा? नंबर 1। नंबर 2 बच्चे हमको ये बताना है एंगल ऑफ द वेक्टर, एंगल ऑफ द वेक्टर a विद बच्चे आपके पास x एक्सिस, विद बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे? x एक्सिस। ये बताओ, चलिए स्टार्ट करें बच्चे। सॉल्यूशन, हमारे पास अगर किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? ax i कैप प्लस ऑफ क्या आ जाएगा? शाबाश बोलो बच्चे, a by j कैप। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा? शाबाश बोलो, अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? शाबाश बोलो, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। यहाँ पर बच्चे अंडर रूट ऑफ, अब a का मैग्नीट्यूड तो 8 है बच्चे, ये 8 आ जाएगा। ax का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, और ay का स्क्वायर मुझे नहीं पता, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं बच्चे, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? शाबाश बोलो, 64 इज इक्वल टू यहाँ पर 16 प्लस ऑफ ए वाई का स्क्वायर। तो ए वाई का स्क्वायर बच्चा हमारे पास 64 माइनस ऑफ 16 कितने के बराबर आ जाएगा बच्चे? ये बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा? शाबाश बोलो बच्चे, 48, 48 के बराबर आ जाएगा बच्चे। यस हाँ, सर। ये बच्चे 48, तो ए वाई का मतलब बच्चे अंडर रूट ऑफ 48, अंडर रूट ऑफ 48। अब बच्चा हमारे पास ए वाई अंडर रूट ऑफ 48, आप अंडर रूट 48 को क्या लिख सकते हो? 16 इंटू 3, 16 का रूट बाहर आ जाएगा 4 रूट। इस वजह से बच्चा हमारे पास ए वाई किसके बराबर है? 4 रूट 3 के बराबर। 4√3। अब एंगल ऑफ द वेक्टर ए विद एक्स एक्सिस, तो देयरफॉर बच्चा अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना। मेरे पास ए वेक्टर जो है इसके दो कंपोनेंट है, 4i कैप प्लस ऑफ 4√3 j कैप। मुझे एंगल किसके साथ निकालना है? एक्स एक्सिस के साथ। इन दोनों में से i कैप जो होता है बच्चे ये किसको डिनोट करता है? शाबाश बोलो, एक्स एक्सिस। x एक्सिस। और j किसको डिनोट करता है बच्चे? शाबाश y बोलो। एक्सिस। इस वजह से एंगल निकालना है एक्स एक्सिस के साथ, तो टेंजेंट ऑफ थीटा एक्स वाला कंपोनेंट नीचे ले जाओ, वाई वाला बच्चे ऊपर। वाई क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस के साथ निकालना। सर अगर वाई एक्सिस के साथ निकालना होता तो फिर 4√3 नीचे होता और 4 ऊपर हो जाता। बात तो बच्चे हमको क्लियर हो जानी चाहिए, ये कैंसर। सो टेंजेंट ऑफ थीटा √3 कब होता है बच्चे? शाबाश बोलो, ये √3 कब होता है बच्चे? शाबाश बोलो, जब थीटा की वैल्यू कितने के बराबर होती है? 60 डिग्री। और 60 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। 60 डिग्री बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे? इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चा हमारे पास बड़ी सिंपल सी चीज है, ये बहुत ही बच्चा हमारे पास यहाँ पर सिंपल सी चीज है। ओके, अब चलते हैं बच्चे हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे। वॉकिंग ऑफ अ मैन, वॉकिंग ऑफ अ मैन, एक पर्सन बच्चे जब आगे की तरफ को चलता है बच्चे, वॉकिंग ऑफ अ मैन,
तो कैसे बच्चे, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, और ये किसकी एग्जाम्पल है बच्चे हमारे पास, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अच्छा मैं गलती कर रहा हूँ बच्चे, यहाँ पर मैं वॉकिंग ऑफ मैन नहीं लिखता हूँ, वॉकिंग ऑफ पर्सन लिखता हूँ। लड़कियां जो है कई बार वो गुस्सा कर जाती हैं कि सर फिजिक्स के अंदर हर चीज में मैन आ जाता है, क्यों, क्या विमेन आपके पास किसी से कम है? भाई किसी से कम नहीं है, इसलिए मैं पर्सन लिख रहा हूँ। हम जेंडर पे बात नहीं करेंगे, बच्चा गुस्सा कर जाता है। अच्छा कभी आपने किसी पर्सन को चलते हुए देखा है बच्चे? तो वालों के सर रोज चलते हुए देखा है, लेकिन माइन्यूटली। जब आप चलते हो तो आप जमीन के ऊपर कहाँ की तरफ को फोर्स लगाते हो बच्चे? शाबाश बोलो। जमीन पे कहाँ की तरफ को फोर्स लगाते हो बच्चे? बताओ शाबाश। जब आप चलते हो, ये बच्चा आपके पास जमीन है, ऐसे चलते हो ना बच्चे, हाँ या ना? ऐसे चलते हो कि पेंगुइन की तरह चलते हो, हाँ या ना? ऐसे चलते हो कि पेंगुइन की तरह चलते हो, कि पैर बच्चे मोड़ते ही नहीं हो आपके पास? हाँ बोलो। आप फोर्स लगाते हो जमीन पे बच्चे, एक्शन करते हो ना आप, लगाते जमीन पे सर। पीछे धक्का देते हो। आप क्या करते हो जब एक पर्सन बच्चे आपके पास चलता है बच्चे, द पर्सन, जो पर्सन होता है बच्चा हमारे पास, द पर्सन एक्सर्ट फोर्स। अभी चल के देखना ना, क्लास के बाद चल के देखना कि आपके पैर के जो पंजे होते हैं, आप पहले अपने पंजों पे आते हो और आपके पंजे जमीन को पीछे धकेलते हैं, तब आप आगे चलते हो। नहीं तो भागते हुए देखना, चलते हुए देखना, नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछ लो। द पर्सन पुशेस द ग्राउंड, पुशेस द ग्राउंड, ये बच्चा हमारे पास ग्राउंड को पुश करता है बच्चे, पुशेस द ग्राउंड बाय फोर्स एफ, बाय द फोर्स एफ। ये बच्चा हमारे पास फोर्स एफ से ग्राउंड के को बच्चे क्या करता है? पुश करता है। अब बताओ ये फोर्स ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है बच्चे हमारे पास? शाबाश बताओ। थीटा एंगल बना रही है। थीटा। ये फोर्स बच्चा हमारे पास क्या एक एक्शन है, ये बच्चा हमारे पास क्या एक्शन, in accordance with Newton third law, in accordance with Newton's third law। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है बच्चे? बताओ जरा, न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है बच्चे? बोलो शाबाश। To बोलो every बच्चे। action there is equal and every opposite action reaction. there is an equal and opposite reaction। अगर आप ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाओगे तो ग्राउंड बच्चा हमारे पास आल्सो एक्सर्ट, ये बच्चा आल्सो एक्सर्ट, ग्राउंड भी आप पे फोर्स लगाते हैं, आल्सो एक्सर्ट एक इक्विवेलेंट रिएक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इक्विवेलेंट रिएक्शन तभी तो बच्चे जब आप चलते हैं तो आपके पांव दर्द करते हैं। ग्राउंड जितना हार्ड होता है बच्चे, आपको उतना ज्यादा एक्शन करना पड़ता है और रिएक्शन भी बच्चे उतना ज्यादा होता है। दीवार के ऊपर हाथ जोर से मार के देखिए, दीवार पे मार के अगर आवाज हुई तो दर्द आपके हाथ में भी हो। तो एक्सर्ट इक्विवेलेंट रिएक्शन ऑन द फुट ऑफ द, ऑन द फुट ऑफ द पर्सन, फुट ऑफ द पर्सन। अब ये देखो बच्चे, ये पर्सन के पैर पे बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है? रिएक्शन। Everything around you is physics. You breathe, it is a physics. You eat the food, it is a physics. आप बच्चे यहाँ पर अगर ये बोल देते हैं कि आपके बाल बढ़ रहे हैं, फिजिक्स से, आप बोल रहे हो फिजिक्स से, आप सुन रहे हो फिजिक्स से बच्चे, आप चल रहे हो फिजिक्स से, आप बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो वो भी फिजिक्स है, आप बायो पढ़ रहे हो वो भी फिजिक्स है, आप मैथ्स पढ़ रहे हो वो भी फिजिक्स है बच्चे हमारे पास। आप बच्चे अपनी दुनिया का कोई भी काम देख लीजिए, वो बेटा आप फिजिक्स को उसमें इन्वॉल्व, हमारे पास वो ताकत आती है फिजिक्स पढ़ के कि आप केमिस्ट्री बायो मैथ्स किसी का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये ताकत सिर्फ फिजिक्स वाले और होती है। और कई पर्सन डरा देते हैं बच्चे, अरे यार बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है बच्चा? ये बच्चे इस पर्सन के ऊपर रिएक्शन आया, अगर ये एंगल थीटा बच्चे तो बताओ ये एंगल भी क्या होगा बच्चे? थीटा। और ये एंगल थीटा क्यों होगा? कोई बच्चा बता सकता है बच्चे? बोलो बच्चे। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा बच्चे, अगर ये एंगल थीटा, वर्टिकली Vertically ऑपोजिट एंगल। opposite. बिल्कुल। अब बताओ बच्चे, इस रिएक्शन के दो कंपोनेंट बन गए, ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा बच्चे? r cos थीटा। R cos theta. और बच्चे ये ऊपर क्या बन जाएगा R बच्चे? sin theta. आपका r sin थीटा आपके वेट को संभालता है। किसको संभालता है बच्चे? ये आपके Weight. वेट को बैलेंस कर देता है ताकि आप चलते हुए गिरे ना। ये क्योंकि आपका वेट नीचे लगता है, ये ऑपोजिट ऊपर की तरफ। और r
कॉस थीटा बच्चे आपको क्या करता है बच्चे, यह आर कॉस थीटा बच्चे आपको हेल्प करता है बच्चे इन मूविंग फॉरवर्ड। आई बात समझ में, आई बात समझ में, चलना इतना आसान नहीं है। आप बच्चे आगे कैसे चलते हो बच्चे, ये आर कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। और बच्चे आप आज एक काम करिएगा, आप चलते हो बच्चे अपने पाँव को बिल्कुल जमीन से बगैर एंगल बनाकर चलने की कोशिश करिएगा। आपको बच्चे पता लग जाएगा कि आप नहीं चल पाओगे, आपको अपना वेट संभालने में डिफिकल्टी होगी। और बच्चे जो पेंगुइन्स हैं बच्चे, उनके पाँव भी बच्चे इसी तरीके से फ्लैट होते हैं बच्चे, तो आप देखो वो इधर उधर चलते हैं, बल्कि वो हिलते जुलते चलते हैं, क्योंकि वो अपना वेट संभाल नहीं सकते। वेट बच्चे संभालने के लिए आर साइन थीटा जरूरी है। और आर कॉस थीटा आपको कहाँ पर लेके जाता है बच्चे, आपके पास है। और ये आर कॉस थीटा बच्चे फॉरवर्ड कैसे चलने में हेल्प करता है बच्चे, फ्रिक्शन की वजह से। चलो वो बात का टॉपिक है, बाद में देख लेंगे। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट आपके वेट को संभालता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको आगे लेके चलता है। लगी बात बच्चे पता, लगी बात पता बच्चे आपको, आया ना बेटा, लगी बात यस पता। सर। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल है जो कि बच्चा हमारे पास एक और है। हमारे पास बच्चे सेकंड है लैंड मोवर होता है बच्चे। आप बच्चों ने कभी क्रिकेट की पिच बनती हुई देखी है बच्चे, क्रिकेट की पिच जब बनती है देखिए आपने बच्चे, क्रिकेट की पिच बच्चे हमारे पास कभी आपने देखा नहीं देखा। आपके बच्चे घर के अंदर लैंड रोलर होता है बच्चे, घास वगैरह काटने के लिए होता है बच्चे जो हमारे पास, यस सर। है ना। यस अच्छा, सर। अभी आपके घर में है बच्चे वो, या पड़ोसियों के घर पे होगा बच्चे, कहीं देखा आपने, देखा बच्चा आपने उसके अंदर कांटे यस आपको सर। स्कूल में देखा है। किसी पड़ोसी के घर पे है बच्चे वो आसपास, सर स्कूल में देखा है है। सर। अच्छा स्कूल में देखा है। आप बच्चे अपने पड़ोसियों के घर पे जाकर देखना, और जो मैं आपको समझा रहा हूँ प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना, आपको पता लग जाएगा फिजिक्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये लैंड रोलर बच्चा हमारे पास हम दो तरीके से करते हैं बच्चे, और इसमें कॉन्सेप्ट ये बच्चा हमारे पास, ये बच्चे इजियर टू पुल होता है, इजियर टू पुल होता है बच्चा हमारे पास देन टू पुश। आप इसको पुल करें खींचे बच्चे तो इजी होता है, बट डिफिकल्ट टू पुश, आप इसको अपने से दूर लेके जाएं ये बहुत मुश्किल होता है, डिफिकल्ट टू पुश होता है, और बहुत खतरनाक बच्चा हमारे पास सिचुएशन हो जाती है। या आप इसको पुल करते हो बड़ा मजा आता है, लेकिन जैसे आप पुश करते हो अपने से दूर, पुश करना मतलब आप उसको धक्का देते हो, उसको खींचते हो तो इजी है, लेकिन धक्का देने में बच्चे बहुत जान निकल जाती है। और तभी बच्चे अगर आप देखें क्रिकेट की पिच जब बनाई जाती है, बहुत बड़ा लैंड मोवर होता है बच्चे, और उससे बच्चे मिट्टी को सेटल किया जाता है, तो 2 या 3 प्लेयर्स उसके हैंडल को पकड़कर बच्चे खींचते हैं, ना कि धक्का देते हैं। कभी ऑब्जर्व करना बच्चे, ये जो लैंड मोवर होता है बच्चा हमारे पास, सबसे पहले हम देखते हैं कि पुल के टाइम पे क्या होता है। पुल, ये बच्चे इसके पास एक व्हील होता है बच्चे, ऐसे बड़ा सा बच्चे, क्योंकि स्फेरिकल शेप सिलेंडर शेप का होता है। इसका एक हैंडल होता है जो सेंटर से जुड़ा होता है, हाँ है ना बच्चे, ये हैंडल है। जब भी आप इसको ऑब्जर्व करना, कोई भी पर्सन जब इसको चलाता है बच्चे, तो वो हैंडल को बच्चे एक एंगल पे रखता है। ये बच्चा हमारे पास किसके ऊपर रखेगा, जमीन से आपके पास एक एंगल पे रखता है। और बच्चे वो जब पुल करता है तो एक फोर्स लगाता है यहाँ की तरफ, लेट दिस फोर्स बी एफ पुल। ये बच्चा हमारे पास पुल करता है बच्चे, और ये यहाँ से बच्चे एंगल थीटा पे फोर्स लगा रहा है बच्चे, खींच रहा है अपनी तरफ, ये खींच रहा है, खींचेगा तो दूर जाएगी ना फोर्स, हाथ में खिंचावट हो जाएगी। इस लैंड मोवर का वेट कहाँ की तरफ को लग रहा है, शाबाश बताओ बच्चे, वेट कहाँ की तरफ को लग रहा है, mg नीचे की तरफ को लग रहा है। यहाँ पर बच्चे हमारे पास mg कहाँ की तरफ को लग रहा है बच्चे, आपके पास नीचे की तरफ। अब बताओ बच्चे इस फोर्स के कितने कंपोनेंट्स हो जाएंगे, शाबाश बताओ कितने कंपोनेंट्स हो जाएंगे, शाबाश बताओ बच्चे। ये बच्चे मेरे पास कंपोनेंट बन जाएगा F, और बच्चे ये cos ऑफ थीटा, ये हेल्प करेगा कि ये लैंड मोवर कहाँ की तरफ को चला जाए बच्चे, और ये बच्चे हमारे पास F sin थीटा। ये F cos थीटा क्या हेल्प करेगा बच्चे, मूवमेंट के लिए बच्चे, ये बच्चे मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा। और F sin थीटा इस लैंड मोवर के वेट को सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है बच्चे, बताओ, सपोर्ट कर रहा है बच्चे के अपोज। सपोर्ट कर रहा है।
इस वजह से बच्चे इस पर्सन को जो इफेक्टिव वेट नजर आएगा, इसका जो इफेक्टिव वेट नजर आएगा या बच्चे जो वो महसूस करेगा वो हो जाएगा mg माइनस एफ साइन थीटा। तो बताओ वो जो वेट महसूस कर रहा है वो mg से बड़ा हो गया कि छोटा हो गया बच्चे पुल करने से? ओरिजिनल mg है, लेकिन जैसे आप फोर्स लगा देते हो तो एफ साइन थीटा वेट में से माइनस हो जाता है। माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितने के बराबर है? शाबाश बताओ बच्चे, कितने के बराबर है? शाबाश बताओ बच्चे, शाबाश बच्चे बताओ, इन दोनों के बीच क्या कितना एंगल? 180। और 180 डिग्री पे दो वेक्टर्स डायरेक्ट क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सब्ट्रैक्ट। हाँ जी, तभी mg माइनस एफ साइन थीटा, जो कि बच्चे इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाए। और f cos थीटा बच्चे इसको चलने में हेल्प करेगा। f cos थीटा बच्चे इसको हेल्प करेगा मूव करने के लिए, हेल्प टू मूव, हेल्प टू मूव। चलो अब आगे चलते हैं और फोकस करते हैं, आगे चलते हैं, फोकस करते हैं कि अब हम क्या करना चाहते हैं। यहां पर बच्चे ऑब्जर्वर को क्या महसूस होगा? द ऑब्जर्वर एक्सपीरियंस, जो ऑब्जर्वर है बच्चे वो एक्सपीरियंस करता है बच्चे हमारे पास लेस वेट। ये बच्चा हमारे पास लेस वेट को क्या करता है बच्चे? एक्सपीरियंस करता है। ये बच्चा लेस वेट को क्या करता है बच्चा हमारे पास? एक्सपीरियंस करता है। इट एक्सपीरियंस लेस वेट, इट एक्सपीरियंस लेस वेट बच्चे। अब चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा हमारे पास, अगर मैं इसको पुश करता तो क्या होता है? जरा देखते हैं बच्चे, अगर हम पुश करते तो क्या होता है बच्चे? अब यहाँ पर आप में से किसी बच्चे को जिद आ गई, उसने ये हैंडल उठाया और बच्चे पुल करने की जगह इसको क्या करना स्टार्ट कर दिया? पुश कर दिया। जब पुश करोगे तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग जाएगी? शाबाश बोलो बच्चे, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग जाएगी? ऐसे लग जाएगी। ये बच्चा आपके पास फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी और बच्चे ये पर्सन इसको पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है एंगल थीटा पे, और ये बच्चा एंगल थीटा। ये तब है बच्चे जब आप इस लैंड मूवर को पुश कर रहे हो। अब बताओ बच्चे इसके कितने कंपोनेंट्स बन जाएंगे? शाबाश बताओ बच्चे, हमारे पास इसके कितने कंपोनेंट्स बन जाएंगे? बोलो बच्चे, कितने कंपोनेंट्स बन जाएंगे बच्चे हमारे पास इसके? इसके बच्चे हमारे पास दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक बच्चा हमारे पास क्या बन जाएगा? एफ कॉस थीटा, और दूसरा बच्चा हमारे पास ये बन जाएगा ना बच्चे इसकी टेल से ये वाला, और दूसरा कंपोनेंट क्या बन जाएगा? शाबाश बताओ नीचे की तरफ, बोलो क्या बन जाएगा बच्चे? एफ साइन थीटा। अब ये एफ साइन थीटा वेट के साथ लग रहा है, और वेट के साथ इसका एंगल कितने के बराबर है? शाबाश बताओ बच्चों, शाबाश बताओ बच्चे, 0 डिग्री, 0 डिग्री। यहाँ पर जब आप पुश करते हो तो इफेक्टिव वेट कितना महसूस करोगे बच्चे? इफेक्टिव वेट ऑफ द लैंड मूवर, बोलो बच्चे, इफेक्टिव एफ वेट साइन थीटा प्लस mg। अब बच्चे देखो फर्क पड़ गया ना बच्चे, मुश्किल आ गई ना बच्चे, कहा आप ओरिजिनल वेट से भी ज्यादा वेट एक्सपीरियंस कर रहे हो। यही रीजन है बच्चे, आज आपके घर में कोई टेबल है, कोई भी ऐसी चीज है, लेकिन बच्चे पढ़ाई पे भी ध्यान देना, प्रैक्टिकल पे कम ध्यान देना, उसको एक एंगल से बच्चे पुश करना या पुल करना, और मेरी बात को आप बच्चे वहां पर ऑब्जर्व करना कि जैसे आप इसको पुश करते हो, इस हैंडल से नीचे की तरफ को फोर्स लगाते हो एंगल पे, तो बच्चा इफेक्टिव वेट बढ़ जाता है, ग्रेटर देन mg है। वहां पर बच्चे इफेक्टिव वेट कम हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो f cos थीटा वो क्या कर रही है बच्चे? ये क्या कर रही है बच्चे? इट हेल्प अस टू मूव फॉरवर्ड, टू मूव इन दी फॉरवर्ड। लेकिन डिफिकल्टी किस चीज की आ रही है? मिल तो रहा है ना बच्चे f cos थीटा इसको चलने में हेल्प तो कर रहे हैं ना बच्चे। किस बात की डिफिकल्टी आ रही है? हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है पुश करते हुए बच्चे? क्यों पुश बच्चे हार्ड है बच्चे हमारे पास? मैं अब तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाई पुश इज हार्ड देन पुल? बोलो बच्चे, सामने आंसर है, सामने आंसर है बच्चे, बोलो शाबाश। क्यों बच्चे पुश हार्ड है बच्चे हमारे पास, या आपके पास बच्चे हमारे पास एज कंपेयर टू बच्चे पुल करना? बच्चे बोलो शाबाश। Because the weight has increased. बिल्कुल, क्योंकि बच्चे ड्यू टू द इंक्रीज इन दी वेट, ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव वेट, इंक्रीज इन इफेक्टिव वेट, तो आपको भारी लगने लग जाता है और आपको डिफिकल्टी होती है बच्चे
इफेक्टिव वेट, कि आप उसको बच्चे जमीन पे आगे की तरफ को लेके, ये बच्चा हमारे पास, आपके पास क्या बच्चे एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है किस चीज के बच्चे हमारे पास, कि हम वेक्टर एडिशन को, जो वेक्टर एडिशन है बच्चे उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अगर अभी आपके पास कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, शाबाश। अगर बच्चे कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट के अंदर बच्चे अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो बच्चे, शाबाश। चले बच्चे, करें बच्चे क्वेश्चन, करें क्वेश्चन बच्चे। नेक्स्ट यस सर। ओके, क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास बड़ा सिंपल सा, 1 मार्क्स का आएगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बतानी है ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस ऑफ जे कैप। देखने में तो बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, लेकिन बच्चे क्या क्वेश्चन जल्दी भी होगा, 1 मार्क्स का आएगा सॉल्यूशन। ये बच्चे मेरे पास एक वेक्टर है ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस ऑफ जे कैप। नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 1 मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे बताओगे, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 2, आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसके साथ 1 है, ये भी 1 है, तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बच्चे हमारे पास। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी बच्चे, अंडर रूट ऑफ 2 आ जाएगी बच्चे हमारे पास। नेक्स्ट देखिए बच्चे, डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब होता है बच्चे एंगल, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है एंगल, डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल, यानी कि एंगल विद एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। चलो मैं एक्स एक्सिस के साथ निकाल देता हूँ, लेकिन बच्चे वाई एक्सिस भी हो सकती है। अब बताओ बच्चे क्या तरीका बताया था मैंने आपको, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स आ जाए आई कैप और जे कैप, और मुझे इन दोनों को यूज करना है और बच्चे कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर से एंगल निकालना है एक्स एक्सिस के साथ, क्या तरीका बताया था बच्चे, टेंजेंट ऑफ बीटा। एक्स एक्सिस नीचे आएगा, वाई एक्सिस ऊपर आएगा। एक्स भी 1 है, X वाई भी 1, axis 1/1 कितना होता है 1, तो टेंजेंट ऑफ बीटा बच्चे आपके पास क्या बच्चे, आपके पास 1 आ 1 जाएगा, और देयरफॉर बच्चा हमारे पास यहाँ पर एंगल किसके बराबर आ जाएगा, 45। 45। ये एंगल बिल्कुल, ये बच्चा हमारे पास एंगल कितने के बराबर आ जाएगा, ये 1 है, तो बीटा इज इक्वल टू 45। या फिर आप ये लिखोगे, ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि बच्चे हमारे पास एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे, तो अगर आपको कोई टीचर ड्रॉ करने को बोले तो आप ड्रॉ कर दीजिएगा कि ये कोई एक ऐसा वेक्टर है ए जो कि एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे है, 45 डिग्री। बस इतनी सी बात है जी, ठीक है बेटा। देखते चलो बच्चे, अगर आपको कोई चीज पूछनी है तो बड़े आराम से इसमें से पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे की तरफ को चले आगे की तरफ बच्चे, चले Yes, बच्चे चलो। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर हम चलते हैं आगे की तरफ, ये बच्चा हमारे पास कॉम्पोनेंट्स की हो जाए। अब बच्चे हम आगे की तरफ जो काम करना शुरू करते हैं बच्चे, इट इज द, ये बच्चा हमारे पास आ जाती है द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, the product of the two vectors, the product of the two vectors, the product of the two vectors। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट बच्चे हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। अच्छा, ये मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि आपके स्कूल में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करवाया बच्चे, तो हम करें यस नहीं सर, करें? यस सर करवाएं, yes sir। करवाया हुआ बच्चे, श्योर है बेटा? यस सर। हाँ, फिर करेंगे बच्चे डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स हैं बच्चे हमारे पास जिनकी नेचर डिफरेंट हो सकती है, सेम भी हो सकती है बच्चे, और बच्चे इन दोनों वेक्टर्स को हमने आपस में क्या करना है बच्चे, मल्टीप्लाई करना। बट यहाँ पर भी वेक्टर बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है, वेक्टर के हमारे पास यहाँ पर कुछ रूल्स आ जाते हैं जो हमें पता होना चाहिए। इफ ए एंड बी, फोकस करें, इफ वेक्टर ए एंड बी, अगर वेक्टर ए और बी हमारे पास है, आर हैविंग, इसके साथ बच्चे हमारे पास है आर हैविंग, हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, एंगल थीटा, आर हैविंग द एंगल थीटा। यहाँ पर बच्चे हमारे पास एंगल थीटा अगर आपके पास है,
are having the angle theta between them. इनके बीच का एंगल बच्चे हमारे पास किसके बराबर है? थीटा के बराबर है बच्चे। इनके बीच का एंगल बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है बच्चे? एंगल थीटा के बराबर है बच्चे। अब चलते हम आगे की तरफ। अगर हमारे पास इनका डॉट प्रोडक्ट बताना, द डॉट प्रोडक्ट जो बच्चे हमको डॉट प्रोडक्ट बताना बच्चे बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज गिवन बाय, ये बच्चा अब कैसे दिया जाएगा? इट इज गिवन बाय, ये बच्चा हमारे पास आ जाता है वेक्टर ए डॉट, तभी बच्चे हम इसमें डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। दिस इज नोन एज टू बी द डॉट प्रोडक्ट। डॉट क्यों बच्चे? क्योंकि ए और बी के बीच में डॉट लगा दिया जाता है। ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू बच्चे कॉस थीटा। जो आपका रिजल्ट आता है उसमें कॉस थीटा आता है, ए और बी का मैग्नीट्यूड आता है, यानी कि जो रिजल्ट आपके पास आ जाता है वो हमारे पास स्केलर है। और देयरफॉर, और इस वजह से डॉट प्रोडक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं बच्चे, बताओ कौन सा बच्चे? द डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। और क्यों स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं बच्चे? क्योंकि यहाँ पर जो आंसर आता है उसके पास बच्चे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं होती। किसी किस्म के बच्चा हमारे पास कोई डायरेक्शन आपके पास नहीं होती। किसी किस्म के बच्चा हमारे पास कोई डायरेक्शन आपके पास नहीं होती। चलें आगे बच्चे, बड़े आराम से बच्चे इसको करना, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान है, बहुत आसान है। यहाँ तक कर लिया। अब ये आपके पास वेक्टर का लास्ट पोर्शन चल रहा है बच्चे, याद रखना ये वेक्टर्स का लास्ट पोर्शन चल रहा है। अभी शाम को बच्चे हम देखेंगे, शाम को थोड़ा सा टाइम निकालेंगे 8 से 9 देखते हैं बच्चे। अगर वहां पर बच्चे आप फ्री हुए मैं आपको वहां पर बुला लूंगा बच्चे, ताकि बच्चे हम इसको प्रायोरिटी पे शाम तक बच्चे हम वेक्टर्स को खत्म कर देंगे, मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा? फिर हम बच्चे कल से क्या स्टार्ट करेंगे? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ताकि हाँ बिल्कुल हो जाएगा बच्चे, घबराओ मत, हो जाएगा। ठीक है? आपको जैसे पता लगा आपने बता दिया, लेकिन बस वही चीज हुई, बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व थे, छुट्टियां। अगर ये बच्चे हमारे पास ये छुट्टियां नहीं होती ना बेटा, तो कुछ बेटा आप ये बात को अंडरस्टैंड करो कि मैंने इसके बीच में खत्म करवा दिया। चलो खैर कोई बात नहीं। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर कैसे आता है, देखिए सिंपल क्वेश्चन पे, मेरे पास एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और वेक्टर बी है बच्चे जिसका मैग्नीट्यूड मेरे पास 3 के बराबर है। Having angle theta between them, having angle theta between them, find a dot b। मुझे बच्चे a dot b निकालनी है आपके पास if, अगर बच्चे हमारे पास थीटा आपके पास 60 डिग्री के बराबर हो जाए। थीटा किसके बराबर हो जाए? 60 डिग्री। जल्दी बोलो बच्चे कैसे आंसर आ जाएगा? बोलो शाबाश। सही आंसर आएगा ए डॉट बी। सिंपल बच्चे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा 3 यूनिट्स। अच्छा ये बच्चे याद रखना ही, यहाँ पर 2 आ गया, ये 3 आ गया, कॉस 60 हाफ होता है, तो आपने आंसर 3 नहीं लिखना, क्या लिखना बच्चे? 3 यूनिट्स। चक भाई, तू बोला चक भाई, तेरी मर्जी, जो यूनिट तेरे को अच्छी लगती है रख लो, हमें नहीं पता, हमारा सर मत खाना। और यहाँ से उल्टा भी हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट दे के बच्चे टीचर क्या पूछ सकता है? एंगल भी पूछ सकता है। हाँ या ना? बिल्कुल पूछ सकता है यार। कैसे बच्चे? आप सोच के देखो, टीचर बोलता है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना कॉस थीटा से, आपके पास यहाँ पर क्या आ गया? ए डॉट बी, और नीचे बच्चा हमारे पास क्या आ गया? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल, ये बच्चा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, आपके पास क्या आ गया? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड। दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है बच्चे? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है बच्चे? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। जी ठीक है बेटा? यस सर। श्योर है बच्चे? श्योर है बच्चे? मैं चलूं आगे बेटा?
सर आपने कहा था कि सर आपने कहा था कि इनका ये स्केलर क्वांटिटी, इनकी डायरेक्शन नहीं होती, तो सर अब हम इसका एंगल नहीं सर आ गया समझ में। बेटा एंगल तो हम दो वेक्टर्स के बीच का निकाल रहे हैं ना। आप इसको कंफ्यूज पता है किसके साथ कर दिए हो, जब आप एक वेक्टर का किसी एक्सिस के साथ एंगल निकाल रहे, जो पीछे मैंने करवाया ए वाई अपॉन एक्स, वो वेक्टर का एंगल किसके साथ था, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ। यहाँ पर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, तो बेटा एंगल का जो आपके पास है वो एक डिफरेंट इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। एंगल तो बच्चे एक डिफरेंट प्रॉपर्टी हुई ना, ये बच्चे जो Yes, sir. रिजल्ट आ रहा है ये एक अलग प्रॉपर्टी है बच्चे। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है मान लिया। अब इसका बच्चा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट से इसका रिजल्ट आ जाता है। तो बेटा अब अगर मैं बोलूं कि इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है, इससे बच्चा आप कैसे तय कर सकते हो कि जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी एक वेक्टर होना चाहिए। रिजल्ट तो बच्चा आपके पास ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos ऑफ 60 डिग्री, रिजल्ट में कहीं पर भी कोई डायरेक्शन नहीं आई ना बच्चे, तो आप बोलते हो कि इसका रिजल्ट हमेशा स्केलर आता है, तो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। तो जब आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल रहे हो बच्चे, तो एक अलग प्रॉपर्टी है बच्चे, वो एक अलग प्रॉपर्टी है। एंगल बच्चे निकाल रहे हो और एंगल वेक्टर्स के बीच में तो निकल रहा है बच्चे, और वेक्टर्स का प्रोडक्ट बच्चे आपके पास क्या है बच्चे, वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी। तो ये चीजें इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड नहीं है बच्चे हमारे पास। क्या बोलो कि उनके बीच का एंगल आप निकाल रहे हो तो ये स्केलर प्रोडक्ट क्यों बन गया, ये तो अलग चीज है बच्चे हमारे पास। एंगल निकालना एक अलग प्रॉपर्टी है और दोनों के बीच का अंदर स्केलर प्रोडक्ट आना ये एक अलग प्रॉपर्टी है। मेरी बात समझ गया, इन दोनों के बीच Yes, में sir. कोई लिंकेज नहीं है बच्चे। अब बताओ बच्चे, आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है बच्चे, शाबाश बताओ। वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है बच्चे, हाँ या ना बोलो बच्चे। ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है बच्चे हमारे पास, हाँ या ना हो बच्चे। सकता है सर। अगर थीटा बच्चे 0 डिग्री है, वही देखिए, और थीटा बच्चे 90 डिग्री है, और थीटा बच्चे मेरे पास 180 डिग्री। बच्चे 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं। 0 डिग्री पे तो खैर बच्चे आपका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। पता लगा मैक्सिमम क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू मैक्सिमम। और बच्चे यहाँ पर 180 पे ए डॉट बी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा कि मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम। 0 और 90 पे डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चे, शाबाश बोलो, 0। डॉट प्रोडक्ट 0, और ये कंपल्सरी कंडीशन है। और वो ये बच्चे हमारे पास कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर्स बच्चे हमारे पास क्या परपेंडिकुलर, देन डॉट प्रोडक्ट जो उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है बच्चे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इज 0। ये कंफर्म है बच्चे कि वो 0 हो जाएगा, ये एक कंडीशन बन गई। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो मतलब वो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। या टीचर बोले कि दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। ये कंपल्सरी। अगर ए डॉट बी 0 है तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ए बच्चा हमारे पास एंड बी ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर। 0 से 90 डिग्री पे सभी डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और बच्चे 90 से 180 के बीच में सभी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। आई बात समझ में बच्चे, ये बच्चे हमारे पास क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो डॉट प्रोडक्ट 0 डिग्री पे मैक्सिमम, 180 पे मिनिमम, 0 से बच्चे 90 पे पॉजिटिव, 90 से 180 पे नेगेटिव, और बच्चे 90 डिग्री पे 0, जो कि कंफर्म करता है कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर। दुनिया की जो सबसे टफ किताबें हैं फिजिक्स की, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज की जाती है। टीचर बोलता है फाइंड द टाइम व्हेन दीस टू वेक्टर बिकम्स परपेंडिकुलर। तो आप क्या करोगे, अगर दो वेक्टर्स टीचर तुम्हें बोल रहा है परपेंडिकुलर है, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, उनके डॉट प्रोडक्ट को 0 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट क्या है बच्चे, 0। 0 डिग्री पे मैक्सिमम और 180 पे बच्चे हमारे पास नहीं। ठीक है बेटा, चलिए। सो अभी के लिए बच्चे हम इतना ही करते हैं, ठीक है बेटा। अभी हम शाम का बच्चे शेड्यूल बनाकर फिर आपको बुलाया जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए बच्चे, ओके सर, ओके बाय। थैंक यू सर।